अक्सा की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पति के मृत्यु शोक का तमाशा। बरसों बाद बेटा बहू वृद्धाश्रम में अपनी माँ को लेने जाते हैं। आज उनको अचानक से अपनी माँ की याद क्यों आ गई कि उन्हें वृद्धाश्रम जाना पड़ा। जब बेटे बहू गाड़ी से आशीर्वाद वृद्धाश्रम में पहुँचते हैं और वहाँ का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो मैनेजर साहब बोलते हैं, आपको किससे मिलना है? आपको पहली बार यहाँ देखा है। पहले तो आप कभी किसी से मिलने नहीं आए। आप लोग कौन हैं? वह आदमी औरत बताते हैं, हमको निर्मला जी से मिलना है। हम निर्मला जी के बेटे और बहू हैं। अच्छा हाँ, निर्मला जी, वह तो सालों से यहीं रहती हैं। कभी उनसे कोई मिलने नहीं आया और न ही कभी उन्होंने अपने बेटे बहू के बारे में जिक्र किया। ठीक है, आप लोग यहीं बैठिए, मैं उनको भेजता हूँ। मैनेजर साहब अंदर जाकर बुजुर्ग महिलाओं में से निर्मला जी को आवाज लगाते हैं। निर्मला जी, आपके बेटे बहू आपसे मिलना चाहते हैं। निर्मला जी पहले तो कुछ देर के लिए शांत हो जाती हैं और कुछ न बोली। थोड़ी देर बाद वह अपने बेटे से मिलने उनके पास गईं। मैनेजर साहब बाहर बैठे हुए थे और उन लोगों की बातें सुनने की समझने की कोशिश कर रहे थे, पर बहुत देर तक वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। निर्मला जी अपने बेटे बहू को देखते ही उनकी आंखें गुस्से से लाल पीली हो गईं और बोली, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? मैं तो तुम दोनों की शक्ल ही नहीं देखना चाहती। बेटा आकाश बोला, माँ अंदर कमरे में आओ, बैठकर शांति से बात करते हैं। माँ, हम तुमको इस आश्रम से लेने आए हैं। आखिर कब तक हमसे नाराज रहोगी? अब जो हो गया उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हम बहुत शर्मिंदा हैं। अब आपको घर चलना पड़ेगा। माँ, पता है आप दादी बन गई हो। आपका एक पोता है। पोते को अपने प्यार और आशीर्वाद से तो दूर मत रखो माँ। अरे कैसी दादी हैं आप? माँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। बहू रूपा बोली, हाँ माँ जी, हमें भी आपकी ज़रूरत है और अब तो आपके पोते को भी दादी के प्यार की ज़रूरत है। लेकिन निर्मला जी गुस्सा हो जाती हैं और अपने बेटे को वृद्धाश्रम से जाने को कहती हैं। बेटा चुपचाप वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतता है फिर वह वृद्धाश्रम के चक्कर काटता है और इस बार तो वह अकेले आता है और कहता है, माँ अगर कुछ गलती हो गई हो तो मैं आपके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता हूँ। अब तो निर्मला जी का खून खौल उठता है और ऊंचे स्वर में चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती हैं, तुझे समझ में नहीं आता? मैं जब घर नहीं जाना चाहती तो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? इतना बुलंद आवाज में बोलते ही कि मैनेजर साहब कमरे के बाहर बैठे हुए सारी बात सुन लेते हैं और वृद्धाश्रम के अन्य कर्मचारी भी मैनेजर साहब से पूछते हैं, यहाँ क्या रोज रोज तमाशा लगता है? मैनेजर साहब बोलते हैं, यह निर्मला जी का बेटा है। रोज अपनी माँ को घर ले जाने के लिए आता है, पर पता नहीं क्यों निर्मला जी हर बार मना कर देती हैं। कुछ समझ में नहीं आता। दुनिया कहती है कि बेटों की नीयत बदल जाती है, पर यहाँ तो माँ ही गलत है। देखो ना, बेटा बार बार माँ को लेने आ रहा है, पर कैसी माँ है? यह बूढ़ी अम्मा अपने बेटे की भावनाओं को, जज्बातों को बिल्कुल नहीं समझती। बार बार उसको धुतकार के भगा देती हैं। वृद्धाश्रम के सारे कर्मचारी बड़े हैरान हो जाते हैं। आकाश बिना अपने माँ को लिए ही वापस घर चला जाता है और मैनेजर साहब उसे देखते ही रह जाते हैं। जब वह घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी रूपा बोलती है, क्या हुआ जी, माँ जी आ गई नहीं? नहीं, आज भी उन्होंने मना कर दिया। रूपा मुंह बनाती हुई बोली, मैं तो जानती थी कि माँ जी नहीं आने वाली, पर तुम ही अपने जिद पर अड़े थे कि माँ को मैं मना लूँगा। यह तुम्हारे बाएं हाथ का काम है। रूपा, माँ हमसे बहुत नाराज है, थोड़ा समय तो दो, सब ठीक हो जाएगा। आखिर एक माँ अपने बेटे से कितने दिन नाराज हो सकती है? देखना तुम, वह इस घर में जरूर आएगी, आकाश ने कहा। उधर वृद्धाश्रम के मैनेजर मिस्टर कपूर निर्मला जी के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ जी
आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? निर्मला जी कहती हैं, पूछ बेटा। यह जो रोज लड़का आपसे मिलने आता है आपका बेटा है कि कोई और है? निर्मला जी कहती हैं, वह मेरा बेटा है। मैनेजर कहता है, ऐसे बेटे भगवान हर किसी को दे, बड़ी मुरादों से ऐसे बेटे मिलते हैं। आपकी भी किस्मत खूब है माँ जी कि आपको रोज मनाने इतनी दूर से आता है। नहीं तो वृद्धाश्रम की ऐसी बहुत सी माँ हैं जिनके बेटों ने आज तक कभी झांका तक नहीं, पर आपका बेटा वृद्धाश्रम आता है और आपको घर वापस ले जाना चाहता है। आप कितनी खुशनसीब हैं माँ जी। निर्मला जी कुछ जवाब नहीं देती हैं, बस रोते रोते कहती हैं, हाँ मैं बहुत खुशनसीब हूँ। और अब मैनेजर साहब चले जाते हैं। एक हफ्ते बाद आकाश फिर से इस बार अपने बेटे के साथ आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ अब अपना तमाशा बंद करो, कितना परेशान करोगी। अब इस बार आपको घर चलना ही पड़ेगा। आपको अपने पोती की कसम। पोता उनके गोद में थमते हुए बोला। निर्मला जी कहती हैं, मुझे अपने पोते की झूठी कसम मत दो। रोते हुए कहती हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम दोनों की ज़रूरत नहीं है। फिर मैनेजर साहब अंदर कमरे में आते हैं। रोज रोज का यह नाटक देखकर वह भी थक चुके थे और कहते हैं, भैया जब माँ जी आपके साथ नहीं जाना चाहती हैं तो आप इनको क्यों परेशान करते हैं? आप लोग रोज रोज वृद्धाश्रम में तमाशा क्यों करने चले आते हैं? आकाश बोलता है, वह मेरी माँ है, मैं नहीं चाहता कि वह वृद्धाश्रम में रहें, इसलिए आप बीच में मत पड़े। निर्मला जी कहती हैं, मैंने तुम लोगों से 1000 बार बोला है कि मुझे घर नहीं जाना है, लेकिन तुम लोग को यह बात समझ में ही नहीं आती। क्यों बार बार यहाँ आते हो? चले जाओ यहाँ से। माँ के कठोर शब्द सुनकर आकाश और रूपा झुंझला कर चले जाते हैं। अब तो मैनेजर के सब्र का बांध टूट गया। माँ जी, मुझे इतने साल हो गए इस वृद्धाश्रम में काम करते हुए, पर मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई बेटा अपनी माँ को इतनी बार लेने वृद्धाश्रम आए। आप क्यों नहीं जा रही हैं माँ जी? निर्मला जी अपने अतीत के बातों को मैनेजर साहब को सुनाने लगती हैं। कहती हैं, बात उन दिनों की है जब बेटे बहू की शादी को 2 साल हो गए थे और वह शहर में अपने एक किराए के फ्लैट में रहते थे और निर्मला जी और मनोहर जी गांव में रहते खुशी खुशी रहते थे। बर्तन पटक पटक कर उनकी बहू रूपा अपना गुस्सा दिखाती है। उसी समय उसका पति आकाश ऑफिस जाने वाला होता है तो कहता है, रूपा इतना गुस्सा क्यों हो? क्या बात है? साफ साफ बोलो ना रूपा। रूपा कहती है, कितनी बार बोला है कि माँ और बाबूजी से बोलकर घर बेच दो, गांव का खेत बेच दो और ताकि हम अपना एक नया फ्लैट ले लें। तुम्हारी इतनी आमदनी भी नहीं है कि हम अच्छे से रह सकें। जो तुम्हारा सैलरी आता है उसमें से तो आधा हिस्सा घर का किराया देने में और आधा घर के राशन पानी में खर्च हो जाता है। आकाश कहता है कि तुम भी तो अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों का देखा देखी मेकअप कपड़े महंगे से महंगे पहनती हो। हर काम के लिए तुमने घर में बाई लगा रखा है। अरे हम 2 आदमी हैं, तुम भी तो हो, थोड़ा काम कर सकती हो ना। लेकिन तुम्हें मौज मस्ती से पार्टी से फुर्सत मिले तब तो हाथ पैर नहीं डुलाओगी तो पैसे क्या बचाओगी? अरे थोड़ा खर्चे पर कंट्रोल करो, तब तो पैसे जुटा पाओगी। शहर में तो फ्लैट कितने महंगे होते हैं। आकाश, यह सब तुम्हारे पैसों से होना मुश्किल है, रूपा ने कहा। ऐसे ही रोज रूपा अपने पति आकाश से झगड़ा करती थी और एक दिन तो उसने बातों ही बातों में आकाश को धमका दिया कि अगर तुम मेरी बात नहीं माने, माँ बाबू जिससे घर बेचने के लिए नहीं बोला तो देख लेना, मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी और तलाक दे दूंगी, तो भरते रहना हर महीने मेंटेनेंस। रूपा की बातें सुनकर आकाश सहम गया। ठीक है रूपा, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। देखो दिवाली आ रही है तो ऑफिस में छुट्टी होने वाली है, हम चलते हैं गाँव।
कुछ दिनों के लिए रूपा और आकाश गांव पहुंचते हैं। निर्मला जी और उनके पति मनोहर जी अपने बच्चों को सामने देखकर बड़े ही खुश हो जाते हैं। बहू घर में कदम रखते ही कामवाली की छुट्टी कर देती है। कहने लगती है, ओहो माँ जी, जब तक आपके घर की बहू आ गई है तो आप एक चम्मच भी इधर उधर नहीं करेंगी। निर्मला जी बोली, बहू तुम तो लंबा सफर तय करके आई हो, थोड़ा आराम तो कर लो। लेकिन रूपा नहीं मानी और किचन में घुसकर माँ और पिताजी का पसंदीदा नाश्ता बनाया और सबको प्रेम से खिलाया। निर्मला जी के कपड़े धुले, घर की साफ सफाई वगैरह करने में जुट गई। एक के बाद एक काम करती गई और हंसती रहती। निर्मला जी सोचती, शहर की होकर भी बहू कितनी समझदार है, एक बेटी से बढ़कर हमारा ख्याल रखती हैं। उधर निर्मला जी कहती हैं, नौकरानी की तूने छुट्टी कर दी। पिताजी की तो तबीयत सही नहीं रहती, घुटनों में दर्द रहता है और बुढ़ापे में मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता। बहुत जल्दी थकावट लगने लगती है, सांस फूलने लगता है। माँ जी, मेरे रहते आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, रूपा ने कहा। आकाश भी बोला, पिताजी आपकी तो तबीयत सही नहीं रहती तो आप ठीक से खेत का काम भी नहीं संभाल पाते। चलिए अब से मैं देखता हूँ आपके काम को और खेतों में मजदूरों की संख्या को बढ़ा देता है। कुछ ही दिनों में फसल अच्छे से लहराने लगी। पिताजी अब से आप बाजार जाकर सब्जी राशन कुछ नहीं लाएंगे, आपसे ज़्यादा चला भी नहीं जाता। जब तक मैं हूँ आप बेफिक्र से रहिए। बेटे बहू दिन रात माता पिता की सेवा करते हैं। रूपा तो दिन भर माँ जी यह खाओ, माँ जी यह पहनो, माँ जी ऐसे रहा करो, दिन भर सासू माँ को नसीहत देती हैं, उनके आगे पीछे घूमा करती हैं। निर्मला जी तो ऐसी बहू पाकर अपने आप को धन्य समझ रही थी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है। हे भगवान, किसी की नज़र न लगे। जब तक रात को उनके पैरों में मालिश न करती रूपा सोती नहीं थी। और निर्मला जी कहती हैं, बहू तू तो थक गई होगी, जा थोड़ा आराम कर ले। नहीं माँ जी, माता पिता के चरणों में भगवान होते हैं और मुझे भी आपके आशीर्वाद की जरूरत है। जी जान से निर्मला जी और उनके पति मनोहर जी की सेवा करती है और मीठी चुपड़ी बातों से उनकी जमीन जायदाद गहने कपड़े पैसे सब की जानकारी ले लिया था। इधर निर्मला जी और मनोहर जी रात को आपस में बातचीत कर रहे थे। खामखा हम लोग सोच रहे थे कि अमीर खानदान की लड़की से हमारी बेटी की शादी हुई है तो वह घमंडी होगी, पर हमारी बहू साक्षात लक्ष्मी है, किसी अन्नपूर्णा से कम नहीं है हमारी बहू। सच कहती हो भाग्यवान। और हमारा बेटा भी शहर जाकर बिल्कुल नहीं बदला, वह तो पहले से ज़्यादा संस्कारी हो गया है। एक दिन सुबह सुबह उनके आस पड़ोस घर आए तो रूपा ने उनका भी स्वागत किया। आइए आइए, रमेश काका बैठिए, बोलिए मैं आपके लिए क्या लाऊं, चाय लेंगे या लस्सी, या बोलिए तो मैं आपके लिए प्याज के पकौड़े बना दूं। आप हुक्म तो दीजिए काका। अब तो रमेश काका का दिल बाग बाग हो गया। अरे मनोहर, तेरी बहुरिया तो बड़ी संस्कारी है, शहर की पढ़ी लिखी, फिर भी कितना बड़ों को मान सम्मान देती है। तू तो बहुत खुश नसीब वाला है। अपने बेटे बहू की प्रशंसा सुनकर मनोहर जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पूरे गांव में सर ऊंचा करके मनोहर जी चलते फिरते उनका सीना अपने बेटे बहू की प्रशंसा सुनकर चौड़ा हो गया। अपनी बहू का प्रेम और वात्सल्य देखकर अब तो निर्मला जी मनोहर जी अपने बेटे बहू के संग शहर जाकर रहने का इरादा बना लिया था। यही सब सोचते हुए एक दिन मनोहर जी ने पूछा, बेटा तुम्हारे किराए के घर में कितने कमरे हैं? तो आकाश बोला, पिताजी सिर्फ 2 ही कमरे हैं, एक मेरा कमरा और एक किचन है, एक छोटा सा स्टोर रूम है। उसमें भी कोई मेहमान आ जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। अभी तो हम लोग 2 लोग हैं, चल जाता है। कल को हमारे बच्चे होंगे तो बहुत दिक्कत होगी, आपको तो पता है शहर में भाड़ा भी कितना ज़्यादा होता है।
मेरा तो आधा तनख्वाह केवल किराया भरने में चला जाता है और जो थोड़ा बहुत बचता है वह हम मियाँ बीवी बड़ी मुश्किल से उसमें अपना घर चला पाते हैं। कभी कभी तो काम वाली का पैसा भी रोक लेते हैं। आकाश की उदासी भरी बातों को सुनकर मनोहर जी कहते हैं, बेटा तुझे तो बहुत परेशानी होती होगी। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अपने गांव के घर खेत को बेचकर शहर में एक अच्छा घर ले लें और तुम लोगों के साथ ही रहें। एक साथ सब रहेंगे, मिलजुल कर तो अच्छा लगेगा और तुम्हारा घर भी हो जाएगा। आकाश यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि वह यही उद्देश्य से तो शहर से गांव आया था और पिता ने तो उसके मन की बात खुद ब खुद कह दी। वैसे भी मुझसे अब ज़्यादा खेती बाड़ी संभाली नहीं जाती, उम्र हो चली है। जब 10 दिनों में तुमने हम लोगों की जी जान से सेवा की है तो हमारा आने वाला बुढ़ापा भी अच्छे से कट जाएगा। तो हमने तुम्हारे साथ रहने का ही फैसला किया है। रूपा और आकाश के तो मन की मुराद पूरी हो रही थी। खुशी के मारे उनके मन में लड्डू फूटने लगे। हाँ पिताजी, आप गांव में अकेले रहते हैं तो मुझे भी बड़ी बड़ी चिंता सताए रहती है। आकाश पिताजी के कदमों में बैठकर उनका पैर दबाते हुए कहता है, जी पिताजी, आपने सही फैसला किया है। हम आपकी खूब सेवा करेंगे पिताजी। अगर आप हमारे संग शहर चलेंगे तो यह खेत कौन देखेगा। मैं तो कहता हूँ खेत भी बेच दें, और आप कहें तो मैं गांव में अभी जाकर अच्छे खरीदार को ढूंढता हूँ और यह खेत और घर के अच्छे दाम लेकर हम लोग शहर में नया घर खरीद लेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें उचित लगे, लेकिन मेरा अपना पुश्तैनी खेत बेचने का मन तो नहीं है, पर तुम जब कह रहे हो तो मैं सोचता हूँ इस बारे में। कुछ दिनों बाद मनोहर जी अपने घर खेत बेचकर अपने बेटा बहू के साथ शहर आ गए और नए फ्लैट लेकर शिफ्ट हो गए। 2-4 दिन रूपा अपनी सास ससुर का जी जान से सेवा करती है। एक दिन मनोहर जी लिफ्ट से न जाकर सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे, क्योंकि उनको तो लिफ्ट यूज करना ही नहीं आता था। गांव में कभी देखा जो नहीं था कि तभी एक अनहोनी घट जाती है। उनके पैर फिसल गए और वह सीढ़ियों से धड़धड़ाते गिरते चले गए और उनके हाथ पर सिर में बहुत चोट आई। बहुत खून बह गया था, काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। बेटे बहू ने एक बोझ समझकर इलाज तो करवाया, लेकिन जब वह घर आए तो बिस्तर पर ही पड़े थे, क्योंकि उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। अब तो रूपा मन ही मन झल्ला उठी थी कि उसने अपने सुख के लिए यह फ्लैट खरीदा था, न कि बूढ़े बूढ़ियों की सेवा करने के लिए। उसके बाद तो रूपा ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। बस वह अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी, शॉपिंग करती और कभी कभी तो पूरे रात घर ना आती और घर का सारा काम निर्मला जी को करना पड़ता। उनको सांस फूलने की बीमारी थी, फिर भी वह हाँफते हाँफते किसी तरह अपने पति की सेवा करती और घर का सारा काम भी करती। झाड़ू पोछा बर्तन भी उनको ही करना पड़ता था, और जब रूपा घर में होती तो बहाने बनाने से वह बाज ना आती। माँ जी, मेरे सिर में दर्द है, आप आटा गूंद दीजिए। माँ जी, मेरे पैरों में दर्द है, मालिश कर दीजिए। हर समय कोई ना कोई बहाना शुरू कर दिया और बेटा भी उसी का साथ देता। एक दिन पता नहीं क्या सोच कर रूपा किचन में गई और सब्जी रोटी बना कर ले आई और अपने ससुर को खाना परोसती हैं। मनोहर जी कहती हैं, बहू थोड़ा सब्जी में नमक और तेल कम डाला करो, मुझे बीपी की शिकायत रहती है। ओ पिताजी, आप तो शहर आए नहीं कि अपनी औकात दिखाने लगे। मुझे वैसे भी खाना बनाने का कोई शौक नहीं है और नहीं मैं यह सब काम करती हूँ, और ज़्यादा बोलेंगे तो कल से मैं खाना बनाना भी बंद कर दूंगी। रूपा अब तो खाना बनाना सच में बंद कर देती हैं। रूपा ने पहले अपने घर के कामों के लिए 2-2 नौकरानी रखे थे। निर्मला जी के आने पर उसने नौकरानी की हमेशा के लिए छुट्टी कर दी थी। हर समय
ऑनलाइन ऑर्डर करके कभी पिज्ज़ा कभी बर्गर मंगा कर खाती और मनोहर जी और निर्मला जी को खाने को भी न देती। और वह लोग अधिक मिर्च मसाले तेल वाला खाना बाहर का खाना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इस अवस्था में बाहर का खाना खाने से जल्दी बीमार हो जाते हैं। अगर निर्मला जी किचन में जाती तो चाय बनाने रूपा तो दूध हटा देती और कभी कभी तो उनको किचन में कुछ बनाने को राशन ही ना मिलता, क्योंकि रूपा अपने सारे पैसे बस ऐशो आराम की जिंदगी और दिखावा में ही खर्च करने लगी। घर गृहस्थी में क्या है नहीं क्या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह होटल से मंगाकर खाती पालक पनीर और नान और सास खाती घर की सूखी रोटी और गांव का अचार। कभी कभार निर्मला जी खुद तो भूखी रह जाती, पानी पी के ही सो जाती, लेकिन अपने पति को भूखा देखती तो उनका दिल रोने लगता। बेटा भी बोलता, माँ अब इसमें मैं क्या करूं, तुम सास बहू के पचड़े में मैं नहीं पड़ने वाला। मनोहर जी सोचते कहीं हमने कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया। उन्हें वो पल याद आने लगा जब वह अपनी जमीन और खेत को बेचने के लिए अपने एक मित्र के पास गए थे, तो उसने राय दिया था कि मनोहर धन दौलत लोग कमाते हैं इसलिए, और अपने बेटे बहू के लिए ना तुमको उनके पास रहना है तो शौक से जा, मैं नहीं मना करूँगा, क्योंकि परिवार होती किस लिए हैं, साथ में रहो। पर आजकल मोबाइल में अखबारों में आता है कि बेटा अपने माँ को रेलवे स्टेशन में छोड़ दिया, तीर्थ के बहाने से ले जाकर गंगा किनारे छोड़ दिया। यह सब को ध्यान रखते हुए तू अपने लिए भी कुछ पूंजी बचा कर रख। पर मैंने उसकी नसीहत को नज़रअंदाज कर दिया। मुझे लगा मेरा बेटा तो बहुत संस्कारी है, पर आज मेरी गलतफहमी दूर हो गई। धीरे धीरे अच्छा खान पान न मिलने के कारण मनोहर जी की तबीयत और खराब होने लगी। बेटे बहुए तो उनके तरफ ताकते भी नहीं थे। एक दिन निर्मला जी बोलती हैं, बेटा पिताजी की दवा खत्म हो गई है, यह लाकर दे दे, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। कल रात वह सो नहीं पाए। इतना सुनते ही नशे में धूत रूपा बोली, माँ जी कमाई तो कुछ होता नहीं है और आप दिन ब दिन दवा की पर्ची दिखाती रहती हैं। बहू, हमने अपने ही पैसों से यह घर खरीदा है जो आज तुम इतना गुमान कर रही हो। कल तक मेरी इतनी सेवा करती थी, इतना मीठा बोलती थी, अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि तुम लोग हमारा घर हड़पने के लिए यह सब जाल बिछाए थे। माँ जी जब समझ गई तो यह घर छोड़कर आप लोग यहाँ से जाते क्यों नहीं? यहाँ पर रखा गया है आप लोगों के लिए, बेशर्मों की तरह यहाँ क्यों पड़े रहते हैं? आपको क्या लगता है कि बुढ़ापे में आपकी बहू आपकी सेवा करेगी, आपकी मालिश करेगी? यह सब काम तो अपनी माँ की भी न करूं तो सास क्या चीज़ है? वह तो मुझे खुद अपना खुद का फ्लैट खरीदना था, इसलिए मैंने आकाश से बोला था चलिए गांव चलते हैं, और अब तो आप समझ ही गई ना माँ जी। इतना कहकर रूपा हंसने लगी। मनोहर जी भी चुप नहीं रहे। बहू, यह मत भूलो कि यह घर मैंने तुम्हें खरीद कर दिया है तो क्या एहसान किया है। यह घर अभी भी मेरी पत्नी निर्मला के नाम है। ओहो बाबूजी, जब रजिस्ट्री हो रहा था तो आकाश ने चुपके से मेरे साइन करवाए थे और माँ जी से किसी दूसरे पेपर पर साइन करवाए थे, और वह वकील आकाश का दोस्त था। आप लोगों को लगा बेटा बहू मेरे बहुत शरीफ हैं, इसलिए पेपर पढ़ने की भी कोशिश नहीं की। यह घर के पेपर देखिए और निकलिए यहाँ से। पड़े पड़े खाट पर सबको परेशान किए हैं, दो कमाई तो करते नहीं। इतना कहकर रूपा हमेशा की तरह अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली गई। मनोहर जी रात भर यह सोच सोच कर घुटते रहे, और जब सुबह निर्मला जी मनोहर जी के लिए पड़ोसियों से थोड़ा दूध लेकर चाय पानी लेकर उनके पास आई तो देखती हैं उनके पति ने दम तोड़ दिया है। उनकी सांसें नहीं चल रही हैं, उनकी जिंदगी तो उजड़ चुकी थी।
दहाड़े मार मार कर रोए जा रही थी और एक बुत बनकर बस अपने कमरे में पड़ी रहती। बेटे ने किसी तरह अपने पिता का अंतिम संस्कार कर पल्ला झाड़ लिया। माँ की जिंदगी तो वीरान हो गई और उनकी जिंदगी को बेटे बहू ने मिलकर जहन्नुम बना दिया। उनकी बहू रूपा आती है, माँ जी अगर आपका शौक खत्म हो चुका हो तो घर में बहुत से काम हैं, ऐसे कमरे में पड़ी रहोगी तो बाबूजी लौट कर नहीं आ जाएंगे। दिवाली आ रही है, यह लीजिए झाड़ू, बहुत हो चुका कमर दर्द का बहाना, अब साफ करने उठ जाइए, बहुत दौड़ चुकी खाट। बहुत मना लिया शोर, साफ सफाई करने के बाद किचन में बर्तन भी पड़े हैं, जाकर उनको भी साफ कर लेना। दिवाली पर मेरी सहेलियां किटी मनाने मेरे घर पर आ रही हैं। निर्मला अपना रोती सूरज सही करो। निर्मला जी तो 2-4 दिन से ढंग से खाना खाया तक नहीं था। बहू ने उन्हें एक रोटी तो नहीं पूछा, पर हाँ काम उनसे जबरन करवाना शुरू कर दिया। निर्मला जी बहुत कमजोर हो चुकी थी, फिर भी अपनी बहू के कहने पर वह रोते रोते किसी तरह काम करती हैं और अब उनको बहुत तेज भूख लग रही थी। सबको खाना बनाकर खिलाने के बाद जब वह खुद खाने बैठी तो बहू आकर कहती है, क्यों माँ जी आप तो शौक मना रही थी और यहाँ गरम गरम पकवान भी खा रही हैं। बहू की जली कटी बातें सुनकर उनकी भूख भी मर जाती है। एक एक रोटी के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता, तब जाकर बहू किसी तरह उनको एक रोटी खाने को देती। निर्मला जी का अपने पति के बिना जीने का मन नहीं करता था। बहू के घर से वह तंग आकर एक रात चुपके से वृद्धाश्रम भाग गई, क्योंकि वह घर में तो नौकरानी ही बन गई थी। बेटे बहू ने सारे जमीन जायदाद हड़प लिए थे और उनको कंगाल कर दिया था। जब वृद्धाश्रम पहुंची तो पीछे से बेटे बहू ने उनकी कोई खोज खबर नहीं ली, ना कभी उनसे मिलने आए, उनका हाल चाल नहीं लिया। फिर कुछ महीने बाद पता चला कि रूपा गर्भवती हो गई है, वह माँ बनने वाली है। और जब 9 महीने बाद उसको बेटा हुआ तो बेटा हमेशा बीमार रहता, उसे किसी नौकरानी की ज़रूरत पड़ने लगी और पैसे तो वह वैसे भी हमेशा खर्च करती थी, तो उसकी कुछ जमा पूंजी भी ज़्यादा नहीं थी कि वह अपने बच्चों का अच्छे से इलाज कराए। वह फ्री में नौकरानी चाहती थी जो दिन रात उसके बेटे की सेवा करे, और बेटा रात भर रोता रहता, जागता तो रूपा को अपने मौज मस्ती में खलल पड़ती। वह अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय नहीं कर पाती थी, ना बाहर घूमने जा पाती थी, ना मूवी देखने जा पाती थी। बीमार बेटे को संभाले कि बाहर जाकर मौज मस्ती करे। थक हार कर रूपा ने अपनी सास का पता लगाना शुरू किया तो पता चला कि उसकी सास आशीर्वाद वृद्धाश्रम में है। आकाश और रूपा ने वृद्धाश्रम से बुलाने का योजना बनाई। उन्हें लगा माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगेंगे तो माँ वापस आ जाएगी और हमें मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। अपना खुराफाती दिमाग लगाने लगते हैं। बार बार माँ जी को मनाने पर निर्मला जी अब बेटे बहू के झांसे में नहीं आने वाली थी, क्योंकि एक बार धोखा खाने के बाद इंसान संभल जाता है। वह बार बार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारता। इतना कहकर निर्मला जी मैनेजर के सामने फूट फूट कर रोने लगती हैं। मैनेजर साहब ने उनको संभाला, माँ जी आप अपनी जगह सही हैं और बेटे बहू आपको नौकरानी बनाने के लिए वृद्धाश्रम से ले जाना चाहते हैं, तो अब उनकी खैर नहीं। उसी समय आकाश और रूपा माँ को लेने वृद्धाश्रम फिर से आते हैं, तो मैनेजर इस बार पुलिस को बुलाकर उनके हवाले कर देता है। मैनेजर को निर्मला जी की दर्द भरी बातों को सुनकर उसे भी बहुत बुरा लगा। उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी पहले तो मुझे लगा आप कैसी कठोर माँ हैं जो अपने बेटे की भावनाओं को नहीं समझती, पर बेटा इतना गिरा हुआ है, मुझे तो इसकी कोई उम्मीद नहीं थी।
अब मैं उन दोनों की नीयत समझ गया हूँ, इसलिए बार बार मैं कहती हूँ कि आप अपने बुढ़ापे के लिए ज़रूर कुछ न कुछ सेविंग रखें। बेटे बहू के प्यार में पूरा धन दौलत आँख मूंद कर उन्हें ना दें और ज़रूरत पड़े तो उस धन को अपने लिए इस्तेमाल करें। और बेटे बहू को भी चाहिए कि माँ बाप के प्यार का फ़ायदा न उठाएं, नहीं तो ऐसे बेटे बहू को नरक की ज़िंदगी ही झेलनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।